नमस्कार दोस्तों एवं बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल तरंग फिजिक्स में। मैं हूं सीपी शर्मा। बच्चों की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आज मैं आपके सामने एक टॉपिक लेके आया हूं। ये क्लास 12th में सेकेंड यूनिट है हमारी वैद्युत चालन में एक टॉपिक है ओम का नियम। ओम के नियम का जो प्रूव है, जो उसका व्युत्पत्ति है, जो डेरिवेशन है, वो कहाँ से आया, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसका जो टॉपिक है, टॉपिक का नेम है अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति। अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति, हम इसके बारे में आज बात करेंगे। ये क्या कहते हैं कि हमने क्या ले लिया, चालक तार ले लिया। तार में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बहुत सारे आयन, धनायन भी होंगे, ऋणायन भी होंगे। लेकिन हमें पता है कि वैद्युत चालन किसके थ्रू होता है? वैद्युत चालन होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। तो ये सारे के सारे क्या है? ये सब मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ये इस चालक तार का कनेक्शन मैंने एक बैटरी से कर दिया। इसका ये धन सिरा, इसका ये ऋण सिरा, इस पर बी विभवांतर आरोपित किया। इस चालक तार की लंबाई कितनी? एक, तथा इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है एक। चालक तार की लंबाई एल और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है हमारा ए, कैपिटल ए। तो हम बात करते हैं कि माना किसी धातु की तार की लंबाई एल तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है। चालक के सिरों पर बी विभवांतर लगाने पर उसमें वैद्युत धारा आई प्रवाहित होने लगती है यदि प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो तथा इन इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग BD हो तब, जब अनुगमन वेग कितना हो इसका? BD हो, तब क्या करेंगे? परपथ में क्या होगी? वैद्युत धारा। और कितनी वैद्युत धारा होगी? हमने ये पहले पढ़ा है अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध। I = NEABD। यहां BD क्या है? अनुगमन वेग, और A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश, N यहां पर प्रति एकांक आयतन में। यानी कि प्रति एकांक आयतन में एक तार लेंगे, उसमें लंबाई गुणा चौड़ाई ऊंचाई भी होगी, तो उस पर यूनिट वॉल्यूम में कितने, उस आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो उसको कहेंगे हम N। उसकी संख्या का नाम है N। इसमें हमें दिखाई दे रहा है N, किसी प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या निश्चित होगी, इलेक्ट्रॉन पर आवेश निश्चित होगा, उसका क्षेत्रफल निश्चित होगा, लेकिन हमें क्या नहीं पता होगा? उसका अनुगमन वेग। हम इसके बारे में कैलकुलेट करेंगे। किसके बारे में कैलकुलेशन करेंगे? अनुगमन वेग के बारे में। एक छोटी सी बात बताओ, जब हम इस पर क्या लगाएंगे? वैद्युत विभवांतर आरोपित करेंगे, तो इसमें क्या पैदा हो जाएगा? एक वैद्युत क्षेत्र पैदा हो जाएगा। और वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? गति। वैद्युत क्षेत्र होगा धन से ऋण की ओर, और इलेक्ट्रॉनों की जो गति होगी वो क्या होगी? वो होगी ऋण से धन की ओर। तब इसके बीच जो विभवांतर होगा, तो हम लिखेंगे विभवांतर बी के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E हो तब क्या होगा? E बराबर B/L। कितना होगा? E बराबर B/L। हमने संधारित्र वाले चैप्टर में पढ़ा था E = होता है B/D, और यहां पर D जो दे रखा है हमारे लिए E = B/D, और जो D है उसको हमने क्या ले लिया है? चालक तार की लंबाई, दोनों के बीच का लेंथ। बात करते हैं, जब किसी भी चालक तार में वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा, तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर क्या कार्य करने लगेगा? एक वैद्युत बल, वैद्युत क्षेत्र E के कारण प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत बल कार्य करेगा। क्या कार्य करेगा? वैद्युत बल F कार्य करेगा। बल कार्य करेगा या बल लगने लगेगा? बल कार्य करेगा। तब फिर से लिख देता हूं, करेगा। तब क्या होगा?
F बराबर क्यू ई पढ़ा है आपने, लेकिन चूंकि Q इज इक्वल टू कितना है E, तब F इज इक्वल टू हो जाएगा यहां Q को रिप्लेस करके F इज इक्वल टू ई। सही है, मैंने क्या रिप्लेस किया, इलेक्ट्रॉन रिप्लेस किया। इलेक्ट्रॉन रिप्लेस करने पर किसके आवेश की जगह कौन होगा, एक इलेक्ट्रॉन की बात हम कर रहे हैं। ऐसे ही जब विभवांतर आरोपित करूंगा तो वैद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न होगा, वैद्युत क्षेत्र ई, वैद्युत क्षेत्र ई होगा। क्या बोला मैंने, विभवांतर बी के कारण उत्पन्न कहां होगा, प्रत्येक बिंदु पर। कहां होगा, प्रत्येक बिंदु पर, चालक के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ई उत्पन्न हो जाएगा। उत्पन्न विभवांतर बी के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र कहां पर, प्रत्येक कारण प्रत्येक बिंदु पर। यहां लगा लीजिए इसको ऐसे करके, ये प्रत्येक बिंदु पर। ऐसे ही प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पे बल कार्य करेगा, तो बल कार्य करेगा तो हम लिखेंगे F इज इक्वल टू ई, और ई की वैल्यू हमारे पास है B अपॉन L। क्लियर, ये क्या हो गया, वैद्युत बल। और जब वैद्युत बल कार्य करेगा तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पे क्या पैदा हो, उत्पन्न हो जाएगा, एक त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। इस वैद्युत बल के कारण, इस वैद्युत बल के कारण प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर क्या कार्य करने लगेगा, त्वरण कार्य करेगा। इलेक्ट्रॉन पर त्वरण एक कार्य करने लगेगा, कार्य करेगा। आपको पता है यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो तो F बराबर ma, और A इज इक्वल टू F अपॉन m। और F का मान तो तैयार बैठा है हमारे पास, तो F की वैल्यू है E B अपॉन L अपॉन m इज इक्वल टू E B अपॉन m L। किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, आ गया ये वैद्युत बल के कारण उत्पन्न त्वरण। इस त्वरण की वजह से, इस त्वरण के कारण ही प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर क्या करेगा, मोशन हो जाएगा। इस त्वरण के कारण इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होंगे, उसमें मोशन करेंगे, एक एडिशनल वेग आ जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत विभवांतर नहीं लगाया तब उसका वेग कितना होगा, u, एक इलेक्ट्रॉन का वेग कितना u। और जैसे ही त्वरण उत्पन्न हो जाएगा तो उसमें एक एडिशनल या एक अतिरिक्त क्या आ जाएगा, वेग में वृद्धि हो जाएगी। ऐसे समझ सकते हैं हम लोग क्या, कि त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय t, और t हम यहां पर लेते हैं ये, तो bd इज इक्वल टू आ जाएगा a टॉ, और यहां पर टॉ है श्रांति काल। जो भी इलेक्ट्रॉन है किसी आयन से टकराएगा, टकराने पर दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे समय को बोलते हैं हम श्रांति काल। तो हम ये कहेंगे किसी एक इलेक्ट्रॉन पे, अगर किसी एक इलेक्ट्रॉन का जो, यदि लिखता हूं, यदि चालक के सिरों पर विभवांतर B ना हो, ना लगा हो, तब क्या होगा भाई, तब ये होगा कि उसका जो वेग होगा ऊष्मीय वेग। कौन सा वेग, एक इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय वेग कितना होगा, u बल। और जैसे ही त्वरण कितना लग जाएगा, a, जैसे उसमें वैद्युत विभवांतर B लगा देंगे तो उसमें एक अतिरिक्त त्वरण आ जाएगा, कितना आ जाएगा, a। तब विभवांतर के कारण, विभवांतर के बाद उसका अतिरिक्त वेग जो हो जाएगा वो हो जाएगा a टॉ। ये कितना होगा, a टॉ। अगर एक इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो एक लगा देंगे, और प्रत्येक की बात तो हम कहेंगे एक इलेक्ट्रॉन का वेग कितना होगा, u1 प्लस a टॉ 1। ये उसका प्रारंभिक वेग है जो ऊष्मीय वेग से वो गति कर रहा था। उसके बाद में जब a हमने अतिरिक्त त्वरण लगाया तो उसका एक का, इसी प्रकार दूसरे का कितना होगा, u2 प्लस a टॉ 2।
इसी प्रकार तीसरे का होगा u2 प्लस a tau 3 और डॉट 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 जितने भी अगर un यहां पर इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो इसका जो वेग हो जाएगा वो हो जाएगा u a tau n। तो इसका औसत जो ऊष्मीय वेग निकालेंगे हम, वो अलग से कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे? औसत ऊष्मीय वेग, औसत ऊष्मीय वेग कितना हो जाएगा? औसत ऊष्मीय वेग यानी कि या अनुगमन वेग, अनुगमन वेग BD इक्वल हो जाएगा मेरा u1 प्लस a tau 1 प्लस u2 प्लस a tau 2 प्लस Sc3 आएगा डॉट 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 un प्लस a tau n अपॉन कितना हो जाएगा? n। अपॉन कितना हो जाएगा? n। यानी कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का वेग कितना उसमें u1, फिर उसमें एडिशनल ये u2, उसका एडिशनल ये, सारे जो जितने होंगे, जितने सभी वेग होंगे उन सबका एडिशनल प्लस उसके साथ हम क्या निकाल लेंगे? वेग निकाल लेंगे। और यही कहलाएगा हमारा अनुगमन वेग। अब बात कर लेते हैं हम, ये आ जाएगा BD इक्वल, तो u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 un अपॉन n अलग कर लिया मैंने इसको, और एक कॉमन ले लिया, तो tau 1 प्लस tau 2 प्लस tau 3 या 2, जो भी डॉट 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 लगा लीजिए इसको, डॉट 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 tau n अपॉन n। तो ये बन जाएगा मेरा, इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 0। जब विभवांतर लगा नहीं होगा तब सारे इलेक्ट्रॉनों की जो ऊष्मीय ऊर्जा होगी, ऊष्मीय बी होगी, उसके अंदर कोई भी वेग, वो इलेक्ट्रॉन अपना तार को छोड़कर, तार में मूवमेंट एक जगह। अभी हमने बताया ये होगा हमारा BD अनुगमन वेग u1, u2 और un अपॉन n, ये कहलाएगा, ये हो जाएगा हमारा 0, और a tau 1 प्लस tau 2 डॉट 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 tau n अपॉन n, ये कहलाएगा औसत। में जरा बच्चों चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका या नोट कर लीजिए एक बार, फिर मैं आगे रफ करके आगे बढ़ता हूं। ओके, आगे देखिए क्या कह रहा है वो। ये कह रहा है कि हमने औसत u1 प्लस, इस तरह से लिखता हूं, u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 un अपॉन n इज इक्वल टू 0। ये हो गया औसत ऊष्मीय वेग। औसत ऊष्मीय वेग कितना होगा? 0 होगा, जब उस पर कोई विभवांतर आरोपित नहीं होगा। इसी प्रकार tau 1 tau 2 डॉट 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 tau n अपॉन इज इक्वल टू tau हो गया, जिसको माना हमने औसत श्रांति काल। मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन द्वारा क्रमागत दो टक्करों के बीच लगा समय कहलाता है हमारा औसत श्रांति काल। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्या ये होता है अब आपका कि इसकी वैल्यू रखोगे तो हो जाएगा BD अनुगमन वेग। BD बराबर हो जाएगा आपका 0 प्लस a tau, और BD इज इक्वल टू a tau, और a का वैल्यू तो हमारे पास ये है, इसको डाल दीजिए इक्वेशन सेकंड। समीकरण 2 से a का मान रखने पर, क्या करने पर? समीकरण 2 से a का मान रखने पर इसको मैं यहां से हटा देता हूं और इसको ऊपर लिख लेता हूं साइड में। देखिए, लिख लीजिए, तो BD इज इक्वल टू a की वैल्यू है EB अपॉन ml इंटू tau। क्या है? BD इज इक्वल टू EB अपॉन ml इंटू tau। ये हो गया हमारा अनुगमन वेग। किसके टर्म में? विभवांतर और तार की लंबाई श्रांतिकाल के टर्म में। आगे बात करते हैं। इस BD का मान मैंने एक समीकरण दिखाई थी आपको, रखी है कितनी? I इज इक्वल टू NEABD, इसका नाम दिया था 1, ये दिया था ना अभी। तो BD का मान
समीकरण 1 में रखने पर, रख दो भाई, क्या रखेंगे, I इज इक्वल टू एन ई ए, बी डी की वैल्यू है ई बी अपॉन एम एल इंटू टॉ। अब I इज इक्वल टू हो जाएगा एन ई स्क्वायर ए, एन ई स्क्वायर ए अपॉन एम एल इंटू टॉ, और बाहर में लिख देता हूं बी। इसको जरा चेंज करके लिखते हैं, बी अपॉन आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई के साथ मल्टीप्लाई में जा रहा है तो एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टॉ। ये मेरा मिला बी अपॉन आई का रेशियो, इसका मिला मुझे अनुपात, और इसकी वैल्यू क्या होगी जरा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्या होगी भाई, देख लो, किसी भी चालक तार के लिए L नियतांक होगा, एक फिक्स तार लेंगे हम, ओम का नियम की कंडीशन है कि हम उसकी लंबाई चौड़ाई या उसकी भौतिक अवस्था तापमान नहीं बदलेंगे। E इलेक्ट्रॉन पर आवेश, E पर आवेश ये नहीं बदलेगा, A क्षेत्रफल नहीं बदलेगा, नो चेंज, और क्या बचा, M इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, नो चेंज, N प्रत्येकांक इलेक्ट्रॉन की संख्या, नो चेंज, और टॉ क्रांतिकाल, नो चेंज। इसका मतलब ये सारा का सारा क्या हो गया, नियतांक, और इस नियतांक का मान ही होता है एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टॉ, यही नियतांक है हमारा आर। तो हम कहेंगे क्योंकि इसका जो अनुपात होता है वो क्या होता है, एक नियतांक होता है, और नियतांक का मान मेरा कितना है, कैपिटल आर। तो बी अपॉन आई इज इक्वल टू हो गया आर, बी इज इक्वल टू आई आर। ये आपका हो गया ओम का नियम। ओम के नियम का प्रूव करना था हमें, हमने कर लिया। हमने कहा कि जो बी अपॉन आई का अनुपात होगा वो किस किस पर निर्भर करेगा, वो निर्भर करेगा एक नियतांक पर, और वो नियतांक की जो वैल्यू है वो डिपेंड करेगी इन सब चीजों पर। और इनको भी हमने क्या कर दिया था, ओम के नियम बताते हुए कांस्टेंट कर दिया था, नियत रखा था। तो हम बात करते हैं, इसका मतलब ओम का नियम का ये प्रूव ये है कि अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम में बी अपॉन आई का जो अनुपात आएगा वो एक नियतांक आएगा, और इसकी वैल्यू होगी दिस वन इज। हम इसकी वैल्यू रखें, हम इसका आर का मान कैलकुलेट कर सकते हैं। इस आर का मान है प्रतिरोध। इस आर को क्या कहते हैं, आर को कहते हैं प्रतिरोध। क्या कहते हैं इसको, प्रतिरोध। ओम के नियम में इस आर का मान क्या है, प्रतिरोध, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है ओम, और इसको ओम का प्रतीक है ये। बस इतना आपने टॉपिक जो पूछा था वो मैंने आपको बताया, प्रूव कर दिया, समझा दिया। एक बार इसको फिर देख लीजिए, कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। इसको नोट कर लीजिए चाहे तो।